हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन पूरा कंप्लीट क्लास है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन क्या होता है। तो यहाँ पे दिया अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन आर नाउन इक्विवेलेंट। कहने का क्या मतलब है कि प्रोनाउन वह शब्द है जो यूज होता, जो इस्तेमाल होता इंस्टीड ऑफ अ नाउन में नाउन के बदले, आर या नाउन इक्विवेलेंट के बदले जो यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? जो यहाँ पे दिया नाउन इक्विवेलेंट, तो नाउन इक्विवेलेंट वाला होता है नाउन के समान वाले वर्ड को हम नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्रोनाउन के क्लासिफिकेशन का, तो प्रोनाउन का जो क्लासिफिकेशन पहला नंबर आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं, मतलब पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? आई, यू, ही, मी, देम, इन सबको क्या नाम दिया गया? इन सबको क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और इसका अगर मैं पर्सनल प्रोनाउन जब सेंटेंस में यूज होगा, तो पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन होते हैं। इसका जो आर्डर बनता है, मतलब आर्डर है 231 बनता है। यानी जब भी पर्सनल प्रोनाउन, तीनों प्रोनाउन एक साथ सेंटेंस में आएंगे, सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हम, यू हमारा सेकंड पर्सन है, ही हमारा थर्ड पर्सन है, एंड आई क्या हमारा फर्स्ट पर्सन है। यानी कि यहाँ देखो, सेकंड यानी कि 2, थर्ड माने 3, फर्स्ट माने 1, यानी 231 का आर्डर लगाना पड़ेगा जब तीनों प्रोनाउन एक साथ आएंगे सेंटेंस में। तो यहाँ पर हो जाएगा यू, ही एंड आई आर गोइंग। और एक चीज़ और समझो कि यह जो तीनों प्रोनाउन जब आएंगे एक साथ, या प्लूरल होगा, इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। यहाँ देखो आर लगाया गया, एम नहीं लगाया है, क्योंकि तीनों जो प्रोनाउन जब ये हो आ गए सेंटेंस में, तो यह प्लूरल बन गए। जब ये प्लूरल बन जाएंगे तो वर्ब क्या लगेगा? वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल ही लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो आर लगाया, इसीलिए आर लगाया गया है। ठीक है। यानी कि तुम, वह और मैं जा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, जब नॉर्मल सी बात रहती है तो हम 231 वाला धारा लगाते हैं। तो जब सेंटेंस में यह पता चले कि किसी पाप, दोष, भूल स्वीकार किया जाए, अगर ये सब पता चले, तो उसके लिए हम 131 वाला आर्डर यूज करेंगे। यानी कि 131 वाला मतलब क्या हो गया, सॉरी 123 का आर्डर यूज करेंगे। 123 मतलब क्या हो गया? सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। यहाँ दिया है आई, यू एंड ही हैव कमिटेड अ सिन, यानी कि मैं, तुम और वह एक पाप किया, यानी कि हमने क्या कर दिया? एक पाप कर दिया है। तो यहाँ पे जब देखो यहाँ दिया ना, पाप आ जाए, दोष आ जाए, या भूल स्वीकार किया जाए, तो उसके लिए आर्डर आप लगाओगे 123 लगाओगे। ठीक है। यानी कि पहले आपको फर्स्ट पर्सन लगाना पड़ेगा, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन लगाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक मिनट समझो, यहाँ दिखा दिया है यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। पहले यहाँ लेट समझो, लेट के बाद दोस्तों हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। जैसे यहाँ दिया लेट यू एंड मी गो, तो यहाँ पे पहले समझो कि यहाँ पे देखो लेट के बाद देखो यहाँ पे यू तो ऑब्जेक्ट भी बनता है, यू सब्जेक्ट भी बनता है, लेकिन यहाँ पे एंड लगा, एंड के बाद देखो मी है, तो मी हमारा क्या है? आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ना, मी। तो यानी कि लेट के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो वह ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है। फिर यहाँ दिया है कि किसी प्रेपोजिशन के बाद क्या लगाना है, जैसे यहाँ पे दिया है किसी प्रेपोजिशन अगर आ गया तो उसके जैसे यहाँ पे आन प्रेपोजिशन, ही डिपेंड्स आन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद भी क्या आता? ऑब्जेक्ट आता। कभी आप सब्जेक्ट नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ दिया आन आई, तो अगर आन आई आप कर रहे हो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। फिर देखो यहाँ देखो दिया है देयर इज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी। तो यहाँ भी देखो यहाँ देखो जो बिटवीन है, तो बिटवीन हमारा प्रेपोजिशन, इस बिटवीन के बाद देखो यहाँ भी यू हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर जो मतलब फिर एंड लगा, फिर देखो यहाँ मी, तो मी भी हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी कि बिटवीन के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। देखो इस तरह आप नहीं बोल सकते हो बिटवीन यू एंड आई, आप आई नहीं लगा सकते, आपको लगाना पड़ेगा मी, यानी कि ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे एरर देखो, एक एरर यहाँ पे दिया है,
यहाँ पे एरर कैसे बनेगा, यहाँ दिया बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली बॉन्ड कम एट ऑल, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो यहाँ देखो बिटवीन तो दिया, तो बिटवीन के बाद देखो ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ तो यू हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ फिर जो एंड दिया, एंड के बाद फिर जो आई किया ना, आई भी की जगह क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। तो गलती किसमें मिल गया, पहले वाले पार्ट में मिल गया। तो एरर ऐसे देगा, यानी कि बिटवीन के बाद आप सब्जेक्ट लगा देगा, ऑब्जेक्ट नहीं लगाएगा। तो सही क्या होगा, इस सब्जेक्ट की जगह क्या लगाना पड़ेगा हमको, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, यानी कि आई की जगह पे मी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या दिया है। यहाँ पे हम देन समझते हैं। जो देन दिया है, देन क्या होता है, देन देखो, देन के बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है, यदि कंपैरिजन दो दो नॉमिनेटिव के बीच हो। कहने का क्या मतलब है कि देन के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट नहीं लगाना। जैसे यहाँ दिया यू आर बेटर देन मी, नहीं बोलना आई, या तो आई बोलो या तो आई एम बोलो, यानी कि तुम क्या बेटर हो, बेहतर हो, मुझसे बेहतर हो, तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर हो, ज़्यादा अच्छे हो। ठीक है, यहाँ पे देखो देन के बाद कभी भी आप मी नहीं लगा सकते, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं लगाना, आपको सब्जेक्ट लगाना है। तो जो सब्जेक्ट होता है उसको नॉमिनेटिव केस केस भी कहते हैं, सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। आगे देखो, फिर देन के बाद अगर ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच हो। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि अगर कंपैरिजन दो सब्जेक्ट मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच हो रहा है तो देन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे दे ही रिस्पेक्ट्स यू, वह तुम्हारा मतलब वह तुम्हारा सम्मान करता, मोर देन मी, मुझसे ज़्यादा। तो यहाँ पे कंपैरिजन दोस्तों ही का नहीं हो रहा, कंपैरिजन यू और मी का हो रहा। तो देखो रिस्पेक्ट हमारा वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या आता, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस जब यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, यानी कि देन से पहले जब ऑब्जेक्ट आया तो देन के बाद भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे मी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मी लगेगा। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का कंपेयर जब ऑब्जेक्ट से होगा तो देन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जब सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट होगा देन के बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रोनाउन है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है, ईच, आइदर, नाइदर, ये सबको क्या नाम दिया गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, देखो ईच का प्रयोग जो होता है दो या दो से अधिक के लिए होता है। ठीक है, जो ईच होता है, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है। जैसे बोलना ईच ऑफ द टू बॉयज, तो यहाँ पे देखो ईच का प्रयोग दो के लिए, दो लड़कों में से कोई एक या प्रत्येक, दोनों लड़कों में से प्रत्येक। ठीक है, फिर देखो यहाँ दिया है ईच ऑफ द थ्री बॉयज, ये ईच के साथ ही हम मतलब दो के लिए भी यूज होता है, यहाँ देखो टू बॉयज किया गया, यहाँ देखो थ्री बॉयज किया, यानी कि दो से ज़्यादा के लिए भी होता है, यानी तीन चार पाँच छः कर सकते हैं, इसके लिए भी हम जो है ईच का यूज कर सकते हैं। यानी कि दो के लिए भी होगा, दो से ज़्यादा के लिए भी होगा। तो यहाँ दिए ईच ऑफ द टू बॉयज, यहाँ दिए ईच ऑफ द थ्री बॉयज, एक मिनट, थ्री बॉयज। ठीक है, बैटरी स्विच ऑफ हो रही है, एक मिनट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ समझो, यहाँ आइदर समझो, आइदर और नाइदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए होता है। आइदर और नाइदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए होगा, जैसे दिया आइदर ऑफ दीज टू बॉयज या नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स। यानी यहाँ देखो दो दो के लिए टू बॉयज और टू गर्ल्स, या किसके लिए लगा है, आइदर के साथ भी दो के लिए यूज किया जाएगा, नाइदर का भी प्रयोग दो के लिए किया जाएगा। ठीक है, ईच का प्रयोग दो के लिए भी करते हैं और तीन के मतलब कि दो से ज़्यादा के लिए भी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। यहाँ देखिए रिसिप्रोकल प्रोनाउन। रिसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, एक ईच अदर आता है, एक वन एंडर आता है रिसिप्रोकल प्रोनाउन में। ठीक है, जो ईच अदर होता है इसका प्रयोग सिर्फ दो के लिए होता है। जैसे टू ब्रदर्स हेट ईच अदर, दो भाई एक दूसरे से नफरत करते हैं, ईच अदर मतलब एक दूसरे से। तो जो दो भाई हैं वह एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो यहाँ देखो ईच अदर जो आया दोस्तों, यहाँ पे ईच अदर, यहाँ देखो टू ब्रदर यानी कि दो के लिए यूज किया गया है। ठीक है, आप समझते हो वन एनदर। देखो वन एनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है।
दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर आएगा दोस्तों। द फाइव ब्रदर्स लव्स वन अनदर, जो पांच भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ जो वन अनदर या देखो पांच के लिए, यानी कि दो से ज़्यादा के लिए यूज किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखो। यहाँ दिया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दोज, सच, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, everyone, something, nothing, anything, everything, some, all, many, few, none, one आदि। ठीक है, अब समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि फर्स्ट पर्सन, एक मिनट, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के पजेसिव तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के साथ सेल्फ और सेल्फिश जोड़कर रिफ्लेक्सिव तथा एम्फैटिक प्रोनाउन बनाए जाते हैं। समझे क्या कह रहा है? जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ आप समझो। यहाँ दिए ही हर्ट हिमसेल्फ, वह अपने आप को यानी स्वयं को चोट पहुंचाया। ठीक है, चलिए यहाँ देखो क्या कह रहा है। सिर्फ यहाँ ध्यान रखें कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आपसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के प्रयोग की उम्मीद की जाती है। कहने क्या मतलब है, देखो, ही इंजॉयड द पार्टी, यानी वो पार्टी को इंजॉय किया। फिर ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, यानी कि इंजॉय एक ऐसा वर्ड, इसके साथ ही आपको सेल्फ प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। यदि हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, एब्सेंट, सेटिस्फाई, ठीक है, ले आदि क्रियाओं के बाद, यह ना ले आदि क्रियाओं के बाद एक ऑब्जेक्ट या एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। या तो एक आप ऑब्जेक्ट लगाइए या तो आप एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाइए। कौन कौन वर्ड? इंजॉय हुआ, हर्ट हुआ, चीट हुआ, प्रोस्ट्रेट हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, सॉरी क्या दिया, इंट्रो होना चाहिए ना, हाँ इंट्रोड्यूस से गलत लिखा गया। इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, एब्सेंट, सेटिस्फाई, या ले के बाद या तो एक ऑब्जेक्ट लगाइए या तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझो। सी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द डीएम, उसने मुझे डीएम से इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, फिर यहाँ क्या कह रहा है, अगर आप इस तरह बोलते सी इंट्रोड्यूस टू द डीएम, तो यह तो गलत हो गया, क्योंकि इंट्रोड्यूस के बाद हमको एक ऑब्जेक्ट लगाना है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। समझ में आ रहा है बात? चलिए आगे देखिए, आप किस तरह बोल सकते हो। सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू द डीएम, तो यहाँ देखो हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया गया है, यानी ये तो ऑब्जेक्ट लगा, ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगे, तब सही माना जाएगा सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? एम्फैटिक प्रोनाउन जैसा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत बताया गया है। एम्फैटिक प्रोनाउन भी प्रोनाउन के साथ सेल्फ सेल्फिश जोड़कर भी बनाए जाते हैं, किंतु अर्थ में अंतर होता है। यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ स्वयं को या खुद को है तो एम्फैटिक प्रोनाउन का अर्थ स्वयं या खुद है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ दिया सम बिफूल्ड हर सेल्फ, सॉरी सम नहीं, सोमा है, सॉरी सोमा बिफूल्ड हर सेल्फ, यानी जो सोमा थी ना वह अपने ना खुद को बेवकूफ़ बनाया। यानी सोमा खुद को, बिफोल्ड माने मतलब बेवकूफ़ बनाना, खुद को बेवकूफ़ बनाया सोमा। ठीक है, देखो, सोमा हर सेल्फ वेंट देयर, सोमा खुद वहां गई, सोमा खुद वहां गई। समझ पा रहे हो? चलिए अब कैसे पता चलेगा कि कौन रिफ्लेक्सिव कौन एम्फैटिक है? तो देखो, तो रिफ्लेक्सिव कैसे पहचानेंगे? जब ये सेल्फ जो वर्ड है, जो ये सेल्फ वर्ड है,
सेल्फ प्रोनाउन, या जब वर्ब के बाद आएगा, जब यह वर्ब के बाद आएगा तो इसको आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझना। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझना। और जब ये जो सेल्फ वाले वर्ड हर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, जब यह सब्जेक्ट के जस्ट बाद आए तब इसको आप इम्फेटिक समझना, इम्फेटिक समझना। ठीक है, साइड में लिख दे रहा हूँ, इसको क्या समझना, इम्फेटिक समझना। समझ में आ गया। जब वर्ब के बाद आएगा तो रिफ्लेक्सिव, जब सब्जेक्ट के बाद आएगा सेल्फ प्रोनाउन तो उसको एम्फेटिक समझना है। चलिए आगे देखो, सातवां है रिलेटिव प्रोनाउन। हु, विच, दैट, वाट, बट, ये सब क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। बट एज तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसमें दिया है। तो ये जो होते हैं ना क्वेश्चन वर्ड, हु, विच, दैट, वाट, ये सब रिफ्लेक्ट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे यहाँ दिया, हु का जो प्रयोग मानव, ह्यूमन बीइंग के लिए किया करते हैं, मानव के लिए करते हैं। जैसे दिया, द बॉय हु स्टोल माई पर्स वाज ए स्टूडेंट, वह लड़का जो मेरा पर्स चुराया था वह एक विद्यार्थी था। ठीक, फिर यहाँ दिया, दिस इज द मैन हु स्लैप्ड रमेश, या वही आदमी है जो रमेश को थप्पड़ मारा था। तो यहाँ जो हु किसके लिए लगा, देखो मैन के लिए यहाँ पे आया हूँ, यहाँ हु किसके लिए लगा, यहाँ देखो बॉय के लिए आया, यानी कि ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या लगाते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे दिया है विच। विच जो दिया, विच का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। जैसे द पेन, एक वस्तु, द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन, वह पेन जो टेबल पर वह मेरा है। तो यानी कि जो विच किसके लिए लगा, यहाँ पे देखो पेन के लिए लगा, पेन क्या है, एक वस्तु है। फिर यहाँ दिया, दिस इज द बुक विच विच सी प्रेजेंटेड मी, या वही किताब है जो उसने मुझे प्रेजेंट की थी, यानी गिफ्ट में दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विच किसके लगा, इस बुक के लिए, बुक क्या हमारा एक वस्तु है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे दैट की बात कर, दैट का प्रयोग मानव या वस्तु के लिए होता, अर्थात हु या विच के बदले में किया जाता है। ठीक है, जैसे द बॉय दैट स्टोल माई पर्स वाज ए स्टूडेंट, ये वही लड़का जिसने मेरा पर्स चुराया था। द पेन दैट इज ऑन द टेबल इज माइन, यानी कि यह वही पेन है जो मतलब जो टेबल पर पेन वह मेरी है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। हु, विच का प्रयोग डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग दोनों अर्थों में होता है, जबकि दैट का सिर्फ डिफाइनिंग में। जैसे द डॉग विच आई है बॉट इज ब्लैक, यानी कि जो कुत्ता है, जो कुत्ता मैंने खरीदा वो इज ब्लैक, वह काला है। उसको आप डिफाइनिंग यूज कर रहे हैं, मतलब कि वह काला, उसके लिए नॉन लिविंग के लिए क्या लगाएंगे, हम जो है विच का प्रयोग करेंगे। फिर आई है बॉट अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। ठीक है, सॉरी, बॉट ने खरीदा, मैं एक कुत्ता खरीदा हूँ, विच इज ब्लैक, जो ब्लैक है। यहाँ मैं गलत तो नहीं पढ़ दिया क्या, द डॉग विच, वह कुत्ता जो आई हैव बॉट, जो मैंने खरीदा है, इज ब्लैक, वह काला है। आई हैव अ बॉट डॉग, अब मैंने कुत्ता खरीदा विच इज ब्लैक, जो काला है। चलिए सुपरलेटिव डिग्री ओनली, नन, ऑल, जब जब अर्थ एवरीथिंग हो, आदि के बाद दैट का प्रयोग होता, ना कि हु विच का। क्या कह रहा समझो, ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, कह रहा है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे आप विच का प्रयोग नहीं करेंगे, विच ग्लिटर नहीं, दैट ग्लिटर जगह आप विच ग्लिटर का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू, यानी ये सबसे अच्छी चीज है जिसे मैं कर सकता हूँ। थिंग विच, यहाँ पे विच नहीं लगेगा। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या दिया है।
हु हु के प्रयोग में प्राय प्रॉब्लम दिया जाता रहता है, यानी कि समस्या किसमें देखो, हु और हुम वाले में। देखो हु नॉमिनेटिव केस में होता है जबकि हुम ऑब्जेक्टिव केस में होता है। हु के बाद वर्ब आता है जबकि हुम के बाद नहीं। देखो यहाँ दिया द डॉक्टर whom I met today was राम्स ब्रदर। वह डॉक्टर जिससे मैं आज मिला था वह रमेश का भाई था। ठीक है, यानी कि जो whom के बाद देखो क्या दिया यहाँ पे, सब्जेक्ट है और वर्ब है, यानी कि वर्ब जस्ट तुरंत वर्ब नहीं दिया, सब्जेक्ट दिया है। यहाँ देखो द डॉक्टर हु केम हियर, वह डॉक्टर जो यहाँ आया तो वह रमेश का भाई था। तो यहाँ देखो हु के बाद वर्ब आया है, होम के बाद क्या आता, सब्जेक्ट आता, हु के बाद क्या आता, वर्ब आता है। चलिए आगे देखिए 8वां वाला देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, होम, हुज, विच और व्हाट, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे हु कम से कौन यहाँ आता है, विच ऑफ दी जेंटलमैन इज जॉन, इन जेंटलमैन में से कौन जॉन है। ठीक है, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, ये सब इंट्रोगेटिव होते हैं। यहाँ कह रहे सिर्फ, यह नोट दिया, सिर्फ अर्थ को ध्यान में रखकर इनके प्रयोग को समझने का प्रयास करें। ठीक है, और जो यह व्हाट होता है, यह व्हाट यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी होता है। बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।